एक इंग्लिश टर्म है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन मतलब देखो क्या होता है, किसी पर्सन को आप एकदम परफेक्ट तौर पर देखते हो तो उसको इनफैचुएशन कहते हैं। और वो जो लव होता है या फिर वो जो फीलिंग होता है वो एकदम शॉर्ट लिव्ड हो तो उसी चीज को इनफैचुएशन कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी से मिलेंगे तो इतना आपस में बॉन्डिंग, इतना मतलब प्यार हो जाएगा कि लगेगा कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बॉन्डिंग इन्हीं दोनों के बीच में है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो किसी के लिए बहुत शॉर्ट लिव्ड पैशन फील करना या किसी चीज़ के लिए एडमायरेशन फील करना, किसी भी चीज़ या फिर किसी भी इंसान के लिए, उसी को इन्फैचुएशन कहते हैं। और वही फीलिंग और एडमायरेशन जब हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो, तो उसे लव कहते हैं। आजकल के टाइम पे ज्यादातर कपल्स के बीच में तो इन्फैचुएशन ही होता है। आपने देखा होगा कि कई पेट डॉग जो होते हैं वो कभी कभी अपने ओनर को चाटने लगते हैं हाथ पे या कहीं पे भी, तो उससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइगर का जो टंग होता है वो दिखने में तो आपको हो सकता है नरम लगे, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड। अगर कोई टाइगर ऐसे आपके हाथ पे लिक कर लेना तो आपका पूरा ये जो स्किन है वो इतना जो होगा वो कि पूरा हड्डी दिखने लगेगा। अब समझ जाओ कि कितना हार्ड होता है। उसके एक ऐसे लिक से पूरा फ्लैश निकल के हड्डी आपका पहुंच दिखने लगेगा, यहाँ पर हड्डी तक पहुंच जाएगा और हड्डी डिस्प्ले होने लगेगा आपका। इतना हार्ड होता है उनका। सीडीसी के गवर्नमेंट वेबसाइट का आप ये आर्टिकल देखो, इसमें एक चीज के बारे में पता चलती है कि जब कोई पीता है तब उसका दिमाग का जो ये कम हो जाता है, चीजों को समझने का शक्ति और बाकी चीजें, तो वो जिस लेवल पे उसका दिमाग आ जाता है घट के पावर पीने के चलते, वैसे ही होता है अगर कोई इंसान लगातार 17 से 18 घंटे तक ना सोए। मतलब 17 से 18 घंटे ना सोने से जो कॉग्निटिव डिसबैलेंस होता है दिमाग में वो पीने के बराबर होता है। कि अगर कोई पी लिया वैसा जो दिमाग है उसके बराबर होता है। मतलब नहीं सोने से भी ब्रेन का बहुत फंक्शन बंद हो जाता है। 17-18 घंटे बहुत कोई लगातार जगते होंगे, जैसे कि अगर कोई सुबह 6 बजे उठा तो अगर रात 12 बजे तक वो जग गया तो 18 घंटे तो हो ही गया। तो 18 घंटे में लेकिन आपको कुछ बुझाए या ना बुझाए, लेकिन क्योंकि आप सोए नहीं हो और बॉडी रिकवर नहीं कर पाया है तो आपका दिमाग जो है वो अपने आप को धीरे धीरे बंद करने लगता है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग ये सब कम होने लगती है और बाकी सारी एनर्जी बॉडी में जाती है मसल रिपेयर वगैरह करने में, जो कि उसका डेली का काम है। और जो लोग नहीं सोते हैं, कम सोते हैं, उनके बॉडी में वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी दिमाग यूज करता है, तो जब आप सोते नहीं हो, बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तो दिमाग में एनर्जी ना दे के वो बॉडी में जाता है ताकि मसल हील हो पाए, जो कि सोते वक्त अनकॉन्शियसली होता है। और थोड़ा सा भी स्लीप डिप्रिवेशन बहुत खराब चीज होती है हमारे बॉडी और माइंड के लिए। जर्मनी में एक बैंक एम्प्लॉय बहुत ही मेहनत कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा काम का बोझ पड़ गया था और इसके चलते वो ठीक से सोया नहीं था। तो पहले आप इस इंसिडेंट से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को देख लो मेन स्ट्रीम मीडिया में, फिर मैं बता रहा हूँ कि वो क्या हुआ कि कुछ ट्रांजैक्शन करते करते कीबोर्ड पे ही सो गया। और फिर क्या हुआ पता है, जो वर्स्ट हो सकता था वही हुआ। एक अकाउंट में कुछ $60-70 भेजना था नॉर्मल सा, बट वो ऐसे उसका जहाँ ऐसे सोया तो उसका नाक 2 नंबर पे जाके प्रेस हो गया और 2 करते करते बहुत सारा 2 लिखा गया और 2 करते करते 222 मिलियन ट्रांसफर हो गया। मतलब 6,000 रुपए भेजने के बदले 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। EN Land 2000 एक फ्रेंच इमेज सीरीज है जिसमें कि कई आर्टिस्ट ये प्रेडिक्ट करते थे कि भविष्य कैसी दिखती होगी। तो उसके कुछ इमेजेस आप देख पा रहे होगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या प्रेडिक्ट किए थे कि पोस्टमैन कैसे भविष्य में डाक देंगे लोगों को, चिट्ठी देंगे लोगों को। और दूसरे इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे फायर फाइटर के पीछे पंख लगा रहेगा और वो उड़ के ऐसे बुझा पाएंगे आग को। बट ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आयरन मैन की तरह सूट रियल लाइफ में टेस्टिंग तो हो गया है। एंड ये सबसे पहले मेरे हिसाब से फायर फाइटिंग में ही यूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट यूज वहीं पे होगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कम्युनिकेशन के बारे में कि अगर आपसे कोई कुछ झूठ बोल रहा है
और आपको उसके सामने मुंह से नहीं बोलना है कि हाँ मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, ये ज्यादा र्यूड हो जाता है। आपको जस्ट आंखों से बोलना है अगर कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस चीज को आंख से कम्युनिकेट करने के लिए एक साइकोलॉजिकल सा ट्रिक है कि जब वो बात आपको वो बोले तो आप उसके आंखों में ऐसे देखो, आंखों में देखो और कुछ भी मत कहो। तो इससे सब कॉन्शियसली उसके माइंड में ये मैसेज चल जाता है कि इसको डाउट है, देखो और कुछ मत बोलो। मतलब ये काफी अजीब लग रहा होगा आपको, मतलब वियर्ड सा चीज है, लेकिन सब कॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली एक एक स्टेयर का, एक एक साइलेंस का, बात के बीच में पॉजेज का और बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशन का असर दूसरे के दिमाग पे साइंटिफिकली होता है। यूनिवर्स से अजीब अजीब चीजें हमारे पास आते रहती है, लेकिन आपको मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर बनते हुए स्ट्रेंज मैटर के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, व्हाइट होल के बारे में, गामा रे बर्स्ट के बारे में जो कि धरती की तरफ पॉइंटेड हो। लेकिन आज आपको जानना चाहिए एक चीज के बारे में, एक अजीब सी चीज जिसका लिटरली नेम है ओ माई गॉड पार्टिकल। ओ माई गॉड पार्टिकल, यही नाम ही दिए इसका वैज्ञानिक। ये पार्टिकल इतनी अजीब है कि इसका नाम ही वैज्ञानिक दे दिए हैं ओ माई गॉड पार्टिकल। क्या है कि 15 अक्टूबर 1991 को यूएस के एक कॉस्मिक रे डिटेक्टर ने एक बहुत ही हाई एनर्जी कॉस्मिक रे को डिटेक्ट किया और उसमें कुछ पार्टिकल्स मौजूद थे और इंस्पेक्शन से ये पता चला कि वो धरती के अंदर लाइट के स्पीड के 99.9999999999999999% पे उस स्पीड पे एंटर किए धरती पे। और आप विकिपीडिया में इसके इंफॉर्मेशन का स्निपेट देख सकते हो जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक फोटोन के एनर्जी से भी, जो विजिबल लाइट का एनर्जी होता है, उससे 10 to the power 20 100 क्विंटिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर था इसका एनर्जी। और इस पार्टिकल का जो एनर्जी था और आज तक का जो हाईएस्ट एनर्जी मेजर किया गया है बाई एनी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट, उससे 20 मिलियन टाइम ग्रेटर था। जब ऐसी कुछ वियर्ड सी चीज के बारे में पता चलता है तो वैज्ञानिक इसका नाम ही नहीं दे पाए। लिटरली उनके माउथ से निकला ओ माय गॉड, ये है क्या, और इससे इस पार्टिकल का नाम पड़ गया ओ माय गॉड पार्टिकल। इसके बारे में आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को भी रिसर्च कर लोगे तो इसका नाम वही आएगा, ओ माय गॉड पार्टिकल। हमारी यूनिवर्स बहुत ही अजीब है सही में। मैग्नेटार, मैग्नेटार उस तारे को कहते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलने वाली है कि अगर कोई मैग्नेटार धरती और चांद के बीच में मान लो आधे डिस्टेंस पे 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास इसी डिस्टेंस पे कोई अगर मैग्नेटार तारा आ गया तो धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि धरती पे मौजूद सारे क्रेडिट कार्ड का डेटा वो वाइप आउट कर देगा। जी हाँ, मैग्नेटिक, जो हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो इतनी अजीब सी चीज है कि 1 लाख किलोमीटर दूर मौजूद छोटा सा तारा जो कि मैग्नेटार है विथ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, उससे धरती का सारा क्रेडिट कार्ड का जो पीछे जो होता है ना काला वाला, जहाँ पे सीवीवी नंबर होता है उसके ऊपर वाला, इसका पूरा डेटा वाइप आउट हो जाएगा। सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे लिटरली। मैग्नेटिक फील्ड का इतना भयंकर असर होता है हमारे धरती पे, और सूरज से तो आते रहता है मैग्नेटिक रे, और ओरा तो उसी से फॉर्म होता है ना। तो बस यही एक टेंशन की बात है कि कोई बड़ा सा मैग्नेटिक रे धरती की तरफ पॉइंट ना हो जाए किसी भी इंटरगैलेक्टिक या फिर किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर हो रहे इवेंट के चलते। जो डिवाइस ब्लाइंड पीपल को रीड करने में मदद करता है उसको ब्रेली कहते हैं। तो वो तो हो गया पुराना जमाना का, जब आप ऐसे टेक्स्ट उठा हुआ रहेगा और आप उसको फील करके पढ़ोगे। लेकिन आजकल की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए, जिसको कहते हैं फिंगर रीडर, जो कि ऐसा कुछ डिवाइस होता है जो कि वो लोग लगा सकते हैं जो कि देख नहीं पाते हैं, और ये डिवाइस उस टेक्स्ट को स्कैन करके पढ़ के उनको सुनाता है। टेक्स्ट को लाउड रीड करके, मूवमेंट को ट्रैक करके और वाइब्रेट करके ये उन लोगों से कम्युनिकेट करता है, जो कि पिछले टेक्नोलॉजी का नया एडवांसमेंट आप कह सकते हो। गाड़ी में हम लोग हॉर्स पावर टर्म का यूज करते हैं, हॉर्स पावर, या फिर जो मोटर लगा है आपके घर पे उसमें भी हॉर्स पावर का यूज होता है। तो हॉर्स पावर मतलब क्या होता है कि घोड़े की
खींचने की शक्ति, तो ऐसा नहीं है कि 1 हॉर्स पावर मतलब एक घोड़ा जितना खींच सकता है, वैसा नहीं है। ये अजीब सा यूज करते हैं हम लोग हॉर्स पावर, लेकिन 1 हॉर्स पावर मतलब जो जनरली लोग सोचते हैं वो ये कि एक घोड़ा अपने पूरे ताकत को लगा के कितना खींच सकता है किसी चीज को, उसको 1 हॉर्स पावर कहते हैं। और किसी मोटर या फिर किसी भी चीज में अगर 500 हॉर्स पावर का ताकत है तो इसका मतलब लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 500 घोड़े मिलके जितना खींच पाएंगे वो होता है 500 हॉर्स पावर, लेकिन वैसा नहीं है। एक घोड़ा 14.9 यानी 15 हॉर्स पावर तक खींच सकता है। और यहाँ तक एक इंसान जो है, आप अगर पूरा बॉडी का जोड़ लगा के पूरा खींचते हो किसी चीज को तो वो भी 1 हॉर्स पावर से ज्यादा होता है। मतलब हॉर्स से कोई संबंध नहीं है हॉर्स पावर का, जैसा लोग सोचते हैं। एक घोड़े में 15 हॉर्स पावर होता है, एक इंसान 1 से ज्यादा हॉर्स पावर खींच सकता है, तो हॉर्स से कहाँ रिलेटेड हुआ? क्या आपको पता है कि नटेला या फिर किसी भी जार के डब्बे को हम लोग, आप जैसे इसको देखो, ये जब खत्म होता है तो हम लोग इसको पूरा फिनिश नहीं कर पाते हैं। मतलब पूरा जो कोना में लगा रहता है उसको उंगली से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ नहीं घुसता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नाइफ है नटेला का, और वो स्पेशल नाइफ एकदम कोने कोने से नटेला या फिर किसी भी जैम को निकालने के पर्पस में काम आता है। ये स्पेशल नाइफ मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ इसी निकालने के पर्पस के लिए। अभी सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन इसी नाइफ से ही कंपनी लाखों करोड़ों कमाती है, सिर्फ इस नाइफ का रेवेन्यू। कितनी अजीब बात है ना। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ई रूपी। अब ये जो डिजिटल करेंसी है इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, कि हम लोग तो कुछ भी खरीदते हैं तो यूपीआई करते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं दुकान वाले को। तो जब ये कर देते हैं तो फिर जो ई रूपी है वो भी मोबाइल में वॉलेट में पैसा रहेगा, उसको हम पे कर देंगे दुकान वाले को। तो अभी जो सिस्टम है उससे अलग क्या लॉन्च कर रही है बड़का ई रूपी? तो इसका एक्सप्लेनेशन आप सुनो एक बार। क्या है कि आपको इस चीज को डीपली समझने की बहुत जरूरत है, तो इसे ध्यान से सुनो। मेरे पास 500 रुपए है, कैश है मेरे पास, ठीक है, 500 रुपए। मैंने आपको दिया 500 रुपए। किसमें दिया? कैश में दिया। किसको पता है? किसी को नहीं पता है। इसमें बैंक का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं आपको 500 रुपए का नोट दिया तो मेरे पास जो लीगल टेंडर है, जो पैसा है लिटरली हाथों में, वो डायरेक्टली आपके पास चला गया। नो बैंक्स, नथिंग, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। लेकिन यूपीआई में क्या होता है? यूपीआई में मेरे बैंक से पैसा कट के आपके बैंक में जाता है। 2 बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहां पे 2 बैंकों का काम आता है। ऐसा नहीं कि मेरे और आपके बीच में वो डायरेक्टली हो रहा है, वो बैंक टू बैंक हो रहा है। यूपीआई में चार्जेस नहीं लगते, वो अलग बात है। मान लो कभी चार्ज आ गया तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो बैंक कर रहा है ना। बैंक नहीं है तो फिर आप यूपीआई कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जब कैश पेमेंट की बात आती है, मैंने आपको कैश दिया बिना कोई बैंक वैंक के, क्लियर कट पेमेंट, तो यही चीज है ई रूपी। डिजिटल करेंसी ई रूपी जब मेरे पास होगा तो ई रूपी जो मेरा वॉलेट है उससे मैं आपको भेजूंगा और वो डायरेक्टली आपके पास चला जाएगा, विदाउट एनी बैंक एंड ऑल दैट। इसको आपको समझना होगा। मतलब जिस तरह लिटरली फिजिकल पैसा होता है, नोट, वही डिजिटल रूप में है। सिस्टम में पैसा कैसे आता है? आरबीआई नोट्स को प्रिंट करती है, तो अब नोट प्रिंटिंग के बदले डिजिटल करेंसी इशू करेगी। तो इससे प्रिंटिंग कॉस्ट जो लगता है ह्यूज अमाउंट में, वो नहीं लगेगा। तो एक तरह से फायदा है। आरबीआई नोट प्रिंटिंग में पैसा बचा पाएगी क्योंकि वो डिजिटल रूप में इशू कर रही है करेंसी। तो मेन बात यह है कि डिजिटल रूपी के चलते 1-on-1 ट्रांजैक्शन, सिर्फ मैं और आप और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और आप और वो आरबीआई देख रही होगी कि मैंने आपको 500 रुपए दिए, बस काम खत्म। ऐसा नहीं कि मेरे बैंक से कटेगा, आपके बैंक में जाएगा। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी में होता है ना कि बिटकॉइन टू बिटकॉइन आप देते हो एक दूसरे को, कि हाँ मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया, तो इसमें थोड़ी आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व है बिटकॉइन टू बिटकॉइन में, क्रिप्टो में। तो क्योंकि क्रिप्टो बढ़ रही है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, और वैसे भी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिली हुई है, क्योंकि उसका प्राइस कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है, रुपीस की तरह स्टेबल नहीं है। तो उसी का ऑल्टरनेटिव डिजिटल करेंसी निकाली है आरबीआई। लेकिन इससे और एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि
क्या आरबीआई का जो वॉलेट रहेगा जिसमें मेरा डिजिटल पैसा रहेगा, क्या उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो यहां पे बात यही तो है जानने की कि आरबीआई का जो वॉलेट रहेगा जिसमें आपका एक्चुअल डिजिटल करेंसी रहेगा, वो इक्विवेलेंट है आपके पॉकेट में मौजूद कैश का। उसमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा? बैंक थोड़ी है। आप अपने कैश को बैंक में रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है कुछ ना कुछ, लेकिन आरबीआई के उस वॉलेट में रहेगा पैसा तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। कैश आपके पॉकेट में रहता है तो थोड़ी इंटरेस्ट मिलता है। आप एक कंपनी को दे रहे हो जो कि बैंक है, वो आपको लिख के दे रही है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पैसा मिलता है, मतलब टेक्निकली। लेकिन वो कैश पैसा का इक्विवेलेंट है डिजिटल रूप में, मतलब कैश डिजिटल रूप में है, वही डिजिटल करेंसी है जिसको कि आरबीआई फुल्ली ट्रैक कर सकती है, बट कैश को ट्रैक नहीं कर सकती थी। कंप्यूटर में जो डिजिटल करेंसी वो किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में जा रहा है वो तो सब रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन कैश का रिकॉर्ड नहीं रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप डिजिटल रुपी को आप निकाल पाओगे एटीएम से, फिर वो बैंक वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। मेन बात है कि आपके पास कैश जो मौजूद है वही वॉलेट में है, ये मान के चलना होगा। आरबीआई वॉलेट में कैश निकाल सकते हो। आपको अगर डिजिटल रुपी को कैश में बदलना है तो डायरेक्टली नहीं बदल सकते हो, आपको डिजिटल रुपी को बैंक में डालना होगा, फिर बैंक आपको कैश देगा। जस्ट लाइक कि आप अपना पॉकेट में पड़ा कैश बैंक को देते हो और फिर बैंक में तो आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। और जो आईडी एक डिजिटल करेंसी, एक मान लो 1 रुपया है डिजिटल करेंसी, उस डिजिटल एलिमेंट में कई आईडीज हैं, उसको कैश में बदल रहे हो आप, ये सेंस ही नहीं बना रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो खुद कैश ही है डिजिटल रूप में। उसको कैश में बदलना इम्पॉसिबल है। आप उसको अपने कमाए हुए पैसे को बैंक में दोगे तो बैंक के पास चली गई, फिर आप एटीएम से निकालो, कहाँ इन्वेस्ट करना करो, जो चाहे वो करो। लेकिन आरबीआई का ई रुपी आपके पास है, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर फिजिकल कैश। वो आपके पॉकेट में मौजूद जो कैश है उसके बराबर है, बस आरबीआई के ऑफिशियल ऐप में वॉलेट में वो रहेगा। तो कैश ही रुपी है, इसको आप सिंपली समझ सकते हो, एकदम सिंपल समझने के लिए। जैसा होता है ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, पानी, बर्फ और भाप। तो पानी फिजिकल कैश है और जो भाप के रूप में है वो डिजिटल करेंसी आप मान सकते हो। सिंपली मतलब कैश को लो और मोबाइल में घुसा दो, बस वो बन गया आपका डिजिटल करेंसी। सिंपल आप समझ सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।